गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा फोर्थ वीडियो है ऑन थर्ड चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस ऑफ क्लास 9 CBSE। तो मैंने जैसा थंबनेल पे मैंने बोला कि CBSE एग्ज़ाम कैंसल्ड एंड सम न्यू अनाउंसमेंट इज़ देयर। सो उसके बारे में जानने के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में मैंने इस कैंसल्ड एग्ज़ाम कब होगा, ये कैंसल एग्ज़ाम के बारे में और होगा या नहीं होगा, सब मैंने बोला है वीडियो के एंड में। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, प्लीज़ स्किप मत करना, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जानना चाहिए क्या फूड plays an important role in our body. Without food we cannot live. Every organisms need food to live, grow, migration and different kinds of particular activities. Our population is more than 1 billion. It's okay. So everyone needs nutrition, and nutrition is generally come from the food materials. Different organisms need different types of food materials. Different living organisms need different types of food materials, nutritions, which is generally found in the different types of vegetables, nutrients, protein, minerals, vitamins, amino acids and many more. Like, we are human beings, we play an important role in the environment, so we need more adequate nutrition to survive, the survival for the fittest. Okay, तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट टॉपिक है नीड। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का नीड फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। मतलब फूड प्रोडक्शन को करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, और नीड फॉर मतलब हम लोग को फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने का क्या मेन मोटिव क्या है, ठीक है। ओके, our population is more than 1 billion and it is still growing. We will need more than 1 billion tons of grains every year to feed this growing population. Since increasing the year of land cultivation is limited, मतलब we all know that in our earth there is 70% of the water and only 30% is land. So the amount of land is very less. Vice versa, the amount of water is very maximum. So there is a 1 billion of people in the world. To feed everyone we need more and more land for cultivation that we cannot do in only 30% of the land population. Okay, it is necessary to increase the production efficiency of crops and livestock. हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी एक कदम लेना पड़ेगा क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए, अदरवाइज वी कांट सर्वाइव, वी कांट गेट क्रॉप्स इन फ्यूचर. द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स एंड लिवस्टॉक can be increased by adopting scientific management practices, improve crop yield, undertaking mixed farming, intercropping and many more crops production. Okay, इसमें बोला है कि जैसे कम टाइम है, जैसे कम लैंड एरिया है, तो कम टाइम में हम लोगों को कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को ज़्यादातर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसको करने के लिए हम लोगों के पास कुछ प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है जानने के लिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. सबको पता है क्या क्या टाइप्स ऑफ, एक है खरीफ क्रॉप्स, एक है रबी क्रॉप्स, ठीक है। सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, सॉरगम प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट. तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के लिए
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीजमी, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, linseed, sunflower provide us fat. Similarly, vitamins, minerals along with the small carbohydrate, fats and protein provided by vegetable and spices, and different crops require different climatic conditions. Main part यही है, different crops need different climatic conditions, sunlight and different temperature. तो there are two types of crops. One is the खरीफ crops, one is the रबी crops. खरीफ crops ज़्यादातर होता है रेनी सीजन पे। खरीफ क्रॉप ज़्यादातर होता है रेनी सीजन पे, जो है कि जून एंड अक्टूबर के टाइम पीरियड पर। एग्जाम्पल पैडी, सोयाबीन, मेज, पिजन पी, ग्राम, बैकपी एंड कॉटन। रबी क्रॉप्स क्या होता है, जैसे रेनी सीजन पे होता है खरीफ क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स होता है विंटर सीजन पे, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। एग्जाम्पल क्या है, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ओके, ये टॉपिक क्लियर? ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग क्रॉप यील्ड्स पे, इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर क्या है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मतलब क्या है, मतलब क्रॉप वैरायटी, बहुत हाई क्वालिटी का क्रॉप्स कैसे हम लोग ग्रो करें। बहुत प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कैसे हम लोग ज़्यादातर क्वांटिटी पे क्रॉप प्रोडक्शन करें। क्रॉप प्रोटेक्शन, कैसे हम लोग क्रॉप को बहुत अच्छे तरीके से केमिकल और इंसेक्टिसाइड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड्स से हम लोग प्रोटेक्शन करें, प्रोटेक्ट करें फ्रॉम पैथोजेंस। तो क्रॉप वैरायटी फर्स्ट टॉपिक जो है, हम लोग अभी फर्स्ट टॉपिक पे ही काम करेंगे, जो है कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में क्या है? द क्रॉप वैरायटी इज डन बाय द सिलेक्टिंग गुड वैराइटीज। दिस इज डन बाय द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड करके मतलब डिफरेंट जो अच्छा प्लांट्स है वहाँ से डीएनए को लेके हम लोग कमज़ोर प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ से एक नया प्लांट फॉर्म होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इनवर्नेबिलिटी है। हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉसिंग बिटवीन द जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, यूजफुल कैरेक्टर्स, डिजीज रेजिस्टेंस, गुड क्वांटिटी, हाई यील्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन में भी इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनिक। मतलब इंटरस्पेसिफिक मतलब स्पीसीज के बीच होता है, और इंटरजेनिक में डिफरेंट जीनस के बीच होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या करना है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में देखिए हायर यील्ड, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस, चेंज इन मैच्योरिटी, ड्यूरेशन, वाइड एडेप्टेबिलिटी एंड डिजायर्ड एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स। तो फटाफट मैं ये पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। हायर यील्ड मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब टू इंक्रीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस होता है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, मतलब उसका प्रोटेक्शन पावर, जो इंसेक्ट डिजीज से कैसे क्रॉप्स खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, कैसे मैच्योर हो पाए, कि जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा हार्वेस्टिंग, सो दैट द फार्मर्स कैन इजीली ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स प्रोडक्शन हो पाए। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या है? जैसे बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस को वो सह पाए, जैसे समर में अच्छा से ग्रो करे, विंटर में भी अच्छा से ग्रो करे, ऐसे। ठीक है, उसके बाद डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स। डिज़ायर मतलब क्या, मतलब बहुत ही अच्छा। कैरेक्टर्स लाइक टॉलनेस, मोर ब्रांचिंग, यूजफुल फॉर फोडर क्रॉप्स, ड्रॉफनेस, अदर डिज़ायरेबल क्रॉप्स, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स फॉर सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। वन इज न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट एंड क्रॉपिंग मैनेजमेंट। सॉरी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट। वन इज न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट एंड क्रॉपिंग मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मतलब क्या है? न्यूट्रिशन मतलब मैंने कैसे क्रॉप को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाए। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। देयर आर 16 मतलब देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट का ग्रोथ के लिए। क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 13 न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। जैसे जैसे कुछ होता है स्मॉल न्यूट्रिएंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो होता है बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिएंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मैक्रो देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, 6 आर रिक्वायर्ड बाय द लार्ज क्वांटिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे लगता है, उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और
जिसको स्मॉल क्वांटिटी पे लगता है, 7 स्मॉल क्वांटिटी पे लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सब है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या? माइक्रो मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी में रहता है उसको वो होता है आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डियम एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये पार्ट आप लोग याद कर लेना अच्छा से। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैन्योर। अब जब प्लांट खुद से न्यूट्रिशन लेने के लिए उतना मतलब स्ट्रांग नहीं होता, कैपेबल नहीं होता, तब क्या करते हैं हम लोग? मैन्योर को इंजेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर। मैन्योर्स मतलब क्या? मैन्योर्स आर द डिकम्पोजिशन ऑफ द पेरेंट्स एनिमल वेस्ट। इट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स. It help to increase soil fertility. It also help to reduce use of fertilizers and recycle farm waste and protects the environment. मतलब मैन्योर मतलब आर्टिफिशियल वे से कोई एक ऑर्गेनिक डेड एंड डिके मैटर को लेके उसको डिकम्पोज करके एक नया टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र फॉर्म करता है। उस फर्टिलाइज़र को बोलते हैं मैन्योर। There are two types of manure. One is a green manure, one is a compost. अब compost क्या है? Compost is prepared by decomposition of plants and animal waste in a compost pit. Compost prepared by earthworms, केचुआ से, is called vermicomposting. Compost is rich in organic matter and nutrients. ग्रीन मैन्योर मतलब जो मैंने बोला डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर से प्लांट्स का लीफ लेके उसके बाद वेजिटेबल पील्स लेके बनाता है इसको। अब आते हैं फर्टिलाइजर्स पे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो। अब फर्टिलाइजर्स मतलब क्या? फर्टिलाइजर्स में कीटनाशक। फर्टिलाइजर द केमिकल सब्सटेंस जो मतलब आर्टिफिशियली मेड होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, हेल्प टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट रेट से ग्रोथ करता है प्लांट का। ठीक है, लेकिन मैन्योर बहुत ही स्लो रेट पे करता है। मैन्योर बहुत ही स्लो रेट पे करता है और फर्टिलाइजर्स बहुत ही फास्ट रेट पे करता है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव इरिगेशन मतलब क्या? इरिगेशन मतलब प्लांट्स को पानी देना। हाउ मच अमाउंट ऑफ द वाटर इनटेक इज जनरली डन बाय द प्लांट्स। The supply of water to the crops is called irrigation. Water is necessary for the proper growth of plant. And helps to increase the crop yield. Water plays an important role. You all guys knows that water are generally plays an important roles in plants and animals life. There's a different kinds of irrigation systems, that is wells, canals, rivers, tanks, etc. Wells, there are two types of wells. One is called dug well and another is called tube wells. Everyone know canals. In these systems, canals receive water from reservoirs or water is distributed from the fields. ठीक है, मतलब कैनल पे एक जगह पर बहुत सारा पानी रहता है, वहाँ से बहुत सारा फील्ड पे पास किया जाता है वो पानी को प्लांट्स के लिए। रिवर लिफ्ट सिस्टम, इन दिस सिस्टम वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द रिवर टू इरीगेट क्लोज टू रिवर। मतलब जो फील्ड मान लीजिए, जो फील्ड आपका घर के सामने जो मान लीजिए एक नदी है, वहाँ से आप वाटर लेके आपके करीबी कोई फील्ड पे आप लोग वाटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वाटर रिवर लिफ्ट सिस्टम। टैंक सबको पता है, वाटर टैंक्स, स्टोरेज सिस्टम्स। उसके बाद चेक डैम्स देयर इज यूज टू स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग। बाढ़ के लिए यूज़ होता है डैम्स, स्टॉप फ्लोइंग अवे द एंड इट हेल्प्स टू ग्राउंड वाटर लेवल टू फॉर रिड्यूस सॉइल इरोशन। क्लियर? ये पार्ट क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। अब there is a different types of cropping pattern. There is a different types of a cropping pattern. One is mixed cropping
intercropping and crop rotation. What do you understand by cropping pattern? Let's know that first. Different ways of growing crops using maximum benefit, they are known as a cropping pattern. Cropping pattern मतलब फ़ायदा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जब कोई फार्मर क्या करता है, बहुत सारा क्रॉप को एक साथ और नहीं तो अलग अलग कोई टाइम पीरियड पे वो मतलब फार्मिंग करता है, उस टाइप ऑफ फार्मिंग को बोलता है क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है. अब देखते मिक्स क्रॉपिंग में नाम सुन के पता चल रहा है मिक्स्ड, एक साथ मिक्स क्रॉपिंग पे क्या होता है, टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड पे वो क्या करता है, फॉर्म करता है. एक ही फील्ड पे उस क्रॉप को, मान लीजिए वो एक हो गया व्हीट और एक हो गया मस्टर्ड प्लांट, एक साथ में ही एक ही फील्ड पे वो लोग क्रॉपिंग करता है, एग्रीकल्चर करता है. नेक्स्ट हो गया, ये हो गया मिक्स क्रॉपिंग. तो इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर नहीं होता है. अब इंटरक्रॉपिंग का मतलब एक साथ में. इंटरक्रॉपिंग का मतलब इट इज़ ए ग्रो ऑफ 2 or more क्रॉप साइमल्टेनियसली इन ए सेम फील्ड. ठीक है, साइमल्टेनियसली इन ए सेम फील्ड. द क्रॉप्स विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स आर सिलेक्टेड. दिस हेल्प्स इन अ बेटर यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज टू ऑल प्लांट्स. ठीक है, डिजीज नहीं फैलने देता है. अब आता है क्रॉप रोटेशन पर. क्रॉप रोटेट मतलब घुमा फिरा के क्रॉप को फर्टाइल करना, घुमा फिरा के एग्रीकल्चर करना. ठीक है, मान लीजिए एक टाइम पे समर पे आप एक क्रॉप को एक क्रॉप को एग्रीकल्चर कर रहे हैं. फिर जब विंटर आएगा उस क्रॉप को उठा कर दूसरा क्रॉप को आप विंटर के सीज़न पे जो क्रॉप होता है उस क्रॉप को फर्टिलाइज करेंगे, उस क्रॉप को एग्रीकल्चर पे यूज़ करेंगे हम लोग. ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्रॉपिंग प्रैक्टिस को बोलते हैं कि क्रॉप रोटेशन. तो रोटेट करके करना है, जो क्रॉप को रोटेट करके करता है. मतलब क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ क्रॉप विच इज़ ए डिफरेंट इन सेम फील्ड इन सक्सेशन. Growing leguminous crop after growing a cereal crops help in increase the soil fertility. If crop rotation is done properly, 2 or 3 crops can be grown easily in a year. 2 and 3 crops can grown easily in a year. Okay, एक साल पे 2-3 क्रॉप्स अच्छा से इजीली हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया क्रॉपिंग पैटर्न. अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन. अब क्रॉप को इतना देर तक तो हम क्रॉप कैसे फर्टिलाइज करें, कैसे इंक्रीज करें, ये सब हम लोग ने जाना. अब हम लोग जान लेते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. हम लोग जितना ज़्यादा क्रॉप होगा उसको उतनी ही ज़्यादा इंसेक्ट का बीमारी हो सकता है. इंसेक्ट का बीमारी और पेस्ट का बीमारी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब इंसेक्ट्स, पैथोजेंस, पेस्ट का इफेक्ट हो सकता है. अब उस इफेक्ट को उस डिजीज़ को कैसे हम लोग रिड्यूस करें. वो रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट चाहिए क्या, जो वीड्स होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होता है, उसको हम लोग निकाल दें फील्ड से. अनवांटेड प्लांट्स जैसे कि ज़ैंथियम, साइपर्नस, रोटेडस, पार्थेनियम एक्सेट्रा. ठीक है, जैसे ज़ैंथियम, पार्थेनियम, साइपर्नस, रोटेडस एक्सेट्रा. They complete with crops for a food space, sunlight, nutrients, crop reduce crop yield. मतलब घटा देता है, क्रॉप यील्ड को घटा देता है. इंसेक्ट. अब इंसेक्ट से कैसे बचे. इंसेक्ट कॉजेज डैमेज. कहाँ डैमेज करता है, रूट्स पे, स्टेम्स पे, लीव्स पे. ठीक है, एंड रिड्यूस कर देता है क्रॉप यील्ड को. डिजीज होने से क्या होता है, डिजीज लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी रिड्यूस क्रॉप यील्ड. ये भी क्रॉप को रिड्यूस करता है. ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही बीमारी, बहुत ही ख़राब टाइप का चीज़ है ये सब. इसको हम लोग रोक सकते हैं. कैसे रोक सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स को यूज़ करके, केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स. ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल मैन मेड पेस्टिसाइड्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स पे, जब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मान लीजिए आप लोग कहीं पर ग्रेन्स का ऐसे टीला बना के आप लोग रखा है, आप लोग कहीं पर ऐसे बहुत ही मतलब फार्मर्स लोग एक बहुत ही अच्छा एक घर पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखा है. वो स्टोरेज ग्रेन पर अगर
अगर बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स अफेक्ट कर लिया तो क्या होगा? तो सब ग्रेन्स ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या होगा? फूड नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को वहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, फ्यूमिसाइड्स को यूज़ करके डैमेज फ्री बनाना है इंसेक्ट को मार के, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी मतलब यहाँ अब तो क्रॉप्स किए थे, अब आ जाते हैं हम लोग एनिमल को। एनिमल पशुपालन कैसे करते हैं? पशुपालन, एनिमल हस्बेंडरी का मतलब है पशुपालन। ठीक है, बीच में थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ आपको। आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किए, इतना दूर तक आ गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा नेक्स्ट 2 जो वीडियो है वो उसको भी आप लोग देखिए। और इस वीडियो का एंड में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ CBSE के एग्ज़ाम को रिलेटेड। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। थैंक यू। अब आ जाते हैं एनिमल हस्बेंडरी, पशुपालन। एनिमल हस्बेंडरी साइंटिफिकली मैनेजमेंट ऑफ द लिविंग एनिमल लिवस्टॉक इंक्लूडिंग देयर फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। एनिमल फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, शीप, गोट, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। ये सब हो सकता है, कैटल, शीप, गोट, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। कैटल फार्मिंग क्या होता है? कैटल फार्मिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल को क्या? कैटल फार्मिंग मतलब काउ फार्मिंग मतलब गाय का खेती। ठीक है। अब मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल को क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल। एंड दोज यूज फॉर फार्म मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं ड्रॉट एनिमल। मिल्क प्रोडक्शन के लिए दूसरा गाय को यूज़ करता है और एग्रीकल्चर के लिए दूसरा टाइप का गाय को। ठीक है, सब में सब का यूज़ नहीं होता है। तो फॉरेन ब्रीड जो होता है काऊ का, उसको बोलता है जर्सी, जो न्यू जर्सी से आया हुआ है, और एक होता है रेड सिंधी। ठीक है, कैटल शेल्टर शुड बी क्लीन, मतलब जहाँ पर रहता है कैटल वो वहाँ पर एकदम क्लीन, वेंटिलेशन अच्छा से रहना चाहिए, इजी क्लीनिंग। कैटल फीड अच्छा से खाना पीना देना चाहिए, रफेज खाना देना चाहिए। तो क्या होगा? अच्छा से उसका डाइजेशन अच्छा होगा और दूध भी अच्छा मिलेगा और हेल्दी कैटल रहेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री मतलब हैन, ठीक है, मुर्गी, जिसको बंगाली पे बोलते हैं मुर्गी और हिंदी पे शायद मुर्गी बोलता है। हाँ, तो पोल्ट्री फार्मिंग इट्स द टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज़ डन फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। Improved poultry breeds are developed to produce layers for eggs and boilers of meat. जो अच्छा होता है उसको एग्स एंड बॉयलर्स यूज़ होता है मीट के लिए, बॉयलर का मीट। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द इंडियन वेराइटीज लाइक एसिनल, फॉरेन वेराइटीज लाइक लेग हॉर्न इज डन टू डेवलप ए न्यू वेराइटीज फॉर, जैसे ये सब नाम आप लोग याद रखिएगा। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स दे आर गिवन प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड केप्ट इन हाइजीनिक कंडीशन एंड प्रॉपर टेम्परेचर ऑल्सो कंडीशन, मतलब अच्छा हाइजीनिक कंडीशन पे रखना चाहिए और अच्छा टेम्परेचर कंडीशन में भी रखना चाहिए फॉर गुड रिजल्ट्स। बॉयलर चिकन आर फेड विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट एनरिच फूड्स फॉर बेटर ग्रोथ। जैसे ये सब विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट रिच खाना खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बॉयलर चिकन को ग्रोथ की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर चिकन निकलता है ना, उसका चिकन हम लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। ठीक है। पोल्ट्री फाउल अफेक्टेड बाय डिजीज़, कभी कभी यहाँ पर भी डिजीज़ होता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स can be affected with disease and viruses, bacteria, fungi, parasites. They protect the disease by proper sanitization, spraying disinfectants and vaccination. We can protect our poultry farm with the help of proper sanitation, spraying disinfectants and vaccination. Okay, thank you. Next, फिश प्रोडक्शन और पिसिकल्चर। फिश प्रोडक्शन और पिसिकल्चर याद रखिएगा।
फिश इज़ अ सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन इन आवर फूड। प्रोटीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फिश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिश, वन इज़ अ कैप्चरिंग फिश, वन इज़ अ कल्चरी फिश। मतलब कैप्चरिंग फिश मतलब जो नेचुरल वे से पॉन्ड लेक रिवर्स से आते हैं, और कल्चर फिश मतलब जो हम लोग कल्चर करते हैं, जो बहुत ही मतलब बड़े बड़े फिश पीसी कल्चर वाले वो कल्चर करते हैं अपने पॉन्ड लेक रिवर्स पर कल्चर करते हैं, ठीक है, पैसे के लिए। उसके बाद आता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशरीज, देयर आर मैराइन फिशरीज एंड इनलैंड फिशरीज। मराइन फिशरीज मतलब सॉल्ट वाटर फिशरी, सॉल्ट वाटर फिश। देयर आर लाइक पॉम्फ्रेट, आप लोग खाए होंगे पॉम्फ्रेट, मिकल जिसको बोलते हैं किंग फिश, किंग फिश बोलते हैं, मिकल, टूना, सैंडराइन एक्सेट्रा। खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको हम लोग डायरेक्टली जो मछुआरे होते हैं डायरेक्टली कहाँ से पकड़ते हैं, डायरेक्टली फिशिंग नेट से पकड़ते हैं ओशन से। ओके। इनलैंड फिशरी मतलब स्वीट वाटर का फिशरी, जैसे फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर को वो भी बोल सकते हैं। समटाइम्स फिश कल्चर इज डन इन कॉम्बिनेशन ऑफ पैडी क्रॉप्स इन द फील्ड, दिस इज कॉल्ड एज ए composite fish culture. What do you mean by composite fish culture? So you can easily write, sometimes fish culture is done in a combination with paddy crops in the field. This type of fish culture is known as a composite fish culture. The common fishes in inland fisheries are rohu, katla, mrigal, grass carp, silver carp, common carp, etc. There is a different types of fish which can easily grown in an inland fishery or brackish water fishery, that is rohu, katla, grass carp, silver carp, common, etc. You can easily see the diagrams also here. Diagrams is given, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम को अगर किसी को चाहिए तो यही है। ओके, हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे है बी कल्चर और बी कीपिंग, उसको बोलते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी का कल्चर। बी कल्चर, ठीक है, बी कल्चर इज डन टू ऑब्टेन हनी एंड वैक्स। मधु और मोम के लिए बी कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हनी इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, also has a medical uses. Wax is used in medicinal preparation and for making polishes. मेडिसिन के लिए भी यूज़ होता है वैक्स, और कभी कभी मोम के लिए भी यूज़ होता है। मोम मतलब कैंडल। द लोकल वेराइटीज ऑफ बी यूज्ड फॉर हनी प्रोडक्शन आर इंडियन बी, रॉक बी एंड लिटिल बी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ bees which are used in India only. The name is Indian bee, rock bee, little bee. Okay. An Italian variety of bee is also being used for the large scale production of honey. The main fun fact is Italian bee has the largest production of honey in the bee culture. The bee collect nectar from flower and convert it into honey into the beehive. Beehive पे क्या होता है? Beehive is a factory of production of honey. They can easily convert nectar of the flower into honey in their beehives. Bee are artificially grown in apiaries. एपियरीज मतलब जहाँ पर बी कीपिंग रहता है, जैसे एपीकल्चर वैसे ही एपियरीज जहाँ पर बी रहता है, जिसको आर्टिफिशियली बी को ग्रो किया जाता है आर्टिफिशियली वो से। एंड हनी इज एक्सट्रैक्टेड बाय मशीन कॉल्ड हनी एक्सट्रैक्टर। हनी इज एक्सट्रैक्टेड बाय मशीन कॉल्ड हनी एक्सट्रैक्टर। तो देख लीजिए आप लोग, ये है डायग्राम हनी एक्सट्रैक्टर, ये है बी हाइव, उसके बाद यहाँ पर आ गया एपियरीज, ये हो गया बी, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए, ये है वो यहाँ पर जो बोला है हनी एक्सट्रैक्टर, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। यह है मशीन, यहाँ से हनी आर्टिफिशियल वे से हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जो मेन बात बोलना था, जो अनाउंसमेंट करना था मुझे, वो अनाउंसमेंट है कि सीबीएसई का एग्ज़ाम, सीबीएसई का जो एग्ज़ाम बोला था नहीं हुआ था, सीबीएसई का 10 और 11 और 10 और 12, वो एग्ज़ाम जून महीने में होगा, कैंसिल नहीं हुआ है, जून महीने में होगा। जून का 1 से लेकर 15 तक होगा। कोई भी टाइम पीरियड दे देगा, सीबीएसई सर्कुलेट कर देगा, जो अगर दिया तो मैं मेरा चैनल पे बोल दूंगा, आप लोग स्टे ट्यून रहना। तो यही है नॉर्मली बात। तो आप लोगों को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए।
और 9 वाले भी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अगले साल आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो CBSE वाले जोर लगा के पढ़ो, क्योंकि जून के महीने पे 1 से लेके 15 तक आप लोगों का एग्ज़ाम कभी भी दे सकता है। स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, स्टडी वेल, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।